नमस्कार साथियों। 8th क्लास में हम चल रहे थे व्यापार और साम्राज्य चैप्टर पे। अब हम आप पहुंचे हैं उत्तर पश्चिम, यानी कि ये जो देखिए नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंडिया का, जहां पे अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, उसका सिंध और लाहौर जैसे इलाके और भारत के पंजाब, ये सारे क्षेत्र सम्मिलित थे। इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, शुरुआत हम करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये वही रास्ता था जहां से कोई भी आक्रमणकारी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सबसे ज्यादा डर था वो था रूस का भय। यदि उस समय जो रूस का भय था, रसिया जहां पर साम्यवादी सरकार थी और वो भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि एशिया के एक बहुत बड़े प्रांत भारतीय उपमहाद्वीप पर इस रास्ते से एंटर हो सकता था, यहां से अफगानिस्तान के रास्ते। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरफ ध्यान देना सबसे पहले उचित समझा। तो रशिया के भय के कारण, यानी कि साम्यवादी रूस के भय के कारण ये प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, और वैसे भी साम्राज्य विस्तार तो वो कर ही रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान को टारगेट किया, अफगानिस्तान पर अधिकार। ये देखिए अफगानिस्तान, ब्रिटिश अफगान युद्ध हुए। हालांकि 8th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस में इतना नहीं दिया है आपके, इसलिए इस पर इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सिर्फ ये देखेंगे कि 1838 से 1838 से 1842 1842 तक, 1838 से 1842 का वो पीरियड था जब उन्होंने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया और वहां पर कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। प्रत्यक्ष नहीं, कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन। ये हो गई अफगानिस्तान की बात, यानी कि वहां के राजाओं को उन्होंने मना लिया कैसे भी करके कि वो ब्रिटिश के साथ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं और वो उनके ध्वज तले ही काम करेंगे। अफगानिस्तान के बाद में बात आती है सिंध की। ये देखिए, ये रहा इलाका सिंध का, सिंध प्रांत। जी हाँ, 1843 के अंदर, 1843 के अंदर सिंध पर अधिकार किया गया। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर अधिकार किया। तो अपना साम्राज्य देखिए, अफगानिस्तान से शुरू किया उन्होंने, 42 तक अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में 43 में सिंध पर आए वो। उसके बाद में बारी आती है देखिए पंजाब की, लाहौर के रास्ते। तो लाहौर पर जब तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन था तब तक पंजाब का इलाका उनके अधिकार में नहीं आया। लेकिन पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 1839 के अंदर, जी हाँ 1839 में वहां पे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए पंजाब पर अधिकार। पंजाब पर अधिकार की उनकी जो प्रवृत्ति है वो रणजीत सिंह जी के बाद में शुरू होती है, जिनकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर से जो पंजाब का पूरा इलाका उनके नियंत्रण में आता था। 1839 के अंदर जब उनकी मृत्यु हुई, 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। 1839 मैं यहां लिखूंगा महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु, और उसी के बाद में पंजाब की और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बहुत ज्यादा फोकस किया, ज्यादा ध्यान दिया। और ये वो दौर था जब लॉर्ड डलहौजी अपनी नीति के माध्यम से पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रहा था। तो 39 के बाद में कंपनी ने इस पर फोकस किया। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी आता है यहाँ पर, उसका कार्यकाल जो 48 से 56 का है। तो धीरे धीरे जो पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियां थी, अब 1845 से 46 एक युद्ध होता है और दूसरा होता है 1849 के अंदर, और दोनों के अंदर संधियां होती है। तो मैं दो यहां पर लिखूंगा, अंग्रेज सिख यानी कि आंग्ल सिख युद्ध। पंजाब की बात चल रही है तो आंग्ल सिख पहला युद्ध और आंग्ल सिख ये दूसरा युद्ध। देखिए आपके अंदर यहां पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। दो युद्ध हुए यहां पर, 1845 से 46 में पहला युद्ध हुआ। 1845 से 46 में पहला युद्ध हुआ, और जो खत्म हुआ था वो हुआ था लाहौर की संधि से। याद रखना, लाहौर की संधि से पहला युद्ध समाप्त होता है यहां पर। लेकिन अंग्रेज इतने उतावले थे, उन्होंने तुरंत बिना कोई समय गंवाए
पंजाब को अधिग्रहित करने के लिए अगला आक्रमण किया 1849 में। और 1849 के अंदर बहरवाल की संधि होती है और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब का पूरा अधिग्रहित कर लेती है। यहां के अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए और इस प्रकार से पंजाब का इलाका जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में आ जाता है। अंतिम राजा दलीप सिंह है ना, दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ये था पंजाब का अधिग्रहण, इंग्लैंड भेजा जाता है। तो यहां पर देखिए तीनों चीजें आपके आ गई है, अफगानिस्तान का विलय हो गया, सिंध का हो गया और पंजाब का हो गया। तो ये तो था आपके उत्तर पश्चिम भारत का विलय। अब हम बात करते हैं विलय नीति। अंग्रेजों की विलय नीति क्या थी? अंग्रेजों की विलय नीति, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नीति देने वाला गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय इतिहास का बहुत चर्चित गवर्नर जनरल रहा है लॉर्ड डलहौजी। जी हां, वही डलहौजी जिसके समय भारत के अंदर पहली रेल चली, डाक तार सेवा का विकास हुआ, बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन ये अपनी क्रूर नीतियों के लिए भी जाना जाता था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, ये इसका कार्यकाल है। इसकी जो विलय नीति है वो दो रूपों के अंदर याद की जाती है मित्रों। पहला, जिसके अंदर इसने दिया गोद निषेध प्रथा। इसकी विलय नीति दो भागों में है। पहला है गोद निषेध। देखिए भारत के अंदर भारतीय परंपरा के अनुसार यदि किसी राजा के कोई पुत्र वारिस यानी कि कोई बेटा नहीं होता था तो वो अपने रिश्तेदार का कोई भी बेटा गोद ले सकता था, ताकि उसका वंश आगे चले और राजा की जो परंपरा है वो भी आगे चले। और राजाओं में नहीं, सामान्य जनमानस में भी जो भी हिंदू जीवन शैली को अपना रखा है जिसने भी, उनके अंदर गोद लेने की परंपरा आज भी विद्यमान है। लेकिन इस डलहौजी ने क्या किया, इसने कहा कि भाई यदि किसी राजा के कोई पुत्र वारिस नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, उसका पूरा साम्राज्य अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। उसको लिखेंगे कैसे हम? गोद निषेध प्रथा। निषेध का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड। यदि किसी राजा के कोई पुत्र वारिस नहीं है, वारिस का मतलब उत्तराधिकारी, तो वह राजा किसी बालक को गोद नहीं ले सकता। बालक का मतलब यहां पर बड़ा भी हो सकता है, आप सिर्फ गोद लेने की बात कर रहा हूं मैं। गोद नहीं ले सकता, उसका पूरा साम्राज्य ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। मिला दिया, ये थी गोद निषेध प्रथा। अब इस प्रकार की जब एक आप तानाशाही रूप अपनाएंगे तो कहां तक लोग सहन करेंगे। लेकिन करे क्या, ताकत में हर चीज में अब अंग्रेज इतने मजबूत हो चुके थे। अब इन्होंने क्या किया देखिए, कुछ राज्यों को अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया गोद निषेध प्रथा के तहत। जो आपके पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में दिए हैं इस चैप्टर में, हम उसकी एक लिस्ट बना देते छोटी सी, जैसे कि सतारा। कुछ इलाकों को मिला दिया गया, जैसे कि सतारा 1848, ये वो दौर था जब गोद निषेध प्रथा अपने चरम पर थी। संबलपुर 1850, संबलपुर 1850। फिर उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, ये मध्य प्रदेश का कहीं कहीं उदयपुर भी लिखते हैं। जी हां, उदयपुर को मिला लिया गया 1852 के अंदर। कहीं कहीं उदयपुर, कहीं उदयपुर भी लिखते हैं 1852।
आगे हमने वर्ष लिखे हैं जिस वर्ष के दौरान इसको मिलाया गया। नागपुर 1853, और बहुत चर्चित जो नाम है झांसी 1854। ये थी गोद निषेध प्रथा, पहला पार्ट इसका विलय नीति का। अब दूसरा पार्ट है कुशासन का आरोप लगाना। देखिए पहला तो ये है, दूसरा लिखा है इधर कुशासन। कुशासन का मतलब होता है मिस एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम लोग कर्तव्यों से बंधे हैं, ड्यूटी हमारी है ना, ड्यूटी से हम बंधे हुए हैं कि भारत को एक अच्छा शासन देना है, पर आप में से कई राजा ऐसे हैं जो अच्छा शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं। जनता आपके कामों को पसंद नहीं करती है, आपका साम्राज्य हम हमारे साम्राज्य में मिला लेते हैं। बहुत चर्चित 1856 के अंदर अवध पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया। अंग्रेजों ने दलील दी कि वे कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और आप लोग काम करना नहीं आता है आपको, इसलिए इस कुशासन का उपयोग करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में 1856 में अवध पर कुशासन यानी कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया। उस समय वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको अंतिम नवाब कहा जाता है, वाजिद अली शाह, और इस प्रकार अवध का अधिग्रहण कंपनी ने कर लिया। तो देखिए भारत के अंदर उनकी अब त्रासदी बहुत बढ़ गई थी। ये वो दौर था, 56 तक आ गए हम, 57 में क्रांति होगी, 1857 का रेवोल्यूशन होगा। अब देखिए यहां तक ये जो अधिग्रहण है यहां पर समाप्त हो जाता है, यानी कि हमने बंगाल से शुरू किया था, उसके बाद में बंगाल के बाद में हम लोग मैसूर गए थे, मैसूर के बाद में हमने मराठों की बात की थी, मराठों के बाद में हम इस तरफ आ गए नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान, सिंध, लाहौर, पंजाब, ये पूरा एक तरह से लगभग पूरा भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था। अधिग्रहण की जो बातें हैं यहाँ समाप्त होती है, असंतोष बढ़ता है और क्रांति होगी, उसके लिए अलग से टॉपिक है, अलग से चैप्टर है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेशन किया था उसकी रूपरेखा क्या थी। लेकिन इस टॉपिक को मैं क्विक रिवीजन के रूप में लेता हूं। इधर देखिए, उत्तर पश्चिम के अंदर भारत पर नियंत्रण में सबसे पहला नंबर लगाया हमने अफगानिस्तान का। 38 से 42 के अंदर उन्होंने अधिग्रहण किया। ज्यादा बड़ी बात नहीं, आपको सिर्फ ये समय ध्यान रखना है और अप्रत्यक्ष शासन ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी बारी आती है सिंध की 1843। फिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है पंजाब। ये देखिए, ये पंजाब है, इस रास्ते से आए हैं हम, सिंध होते हुए लाहौर के रास्ते पंजाब आए हैं। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों की आंख उधर नहीं खुली, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह जी 1839 के अंदर देवलोक हुए, परलोक सिधार गए, अंग्रेजों की आंख पंजाब की ओर आई। 2 युद्ध हुए, आंग्ल सिख पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। पहला लाहौर की संधि से खत्म होता है, दूसरा बैरोवाल की संधि से खत्म होता है। इस चैप्टर की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर लड़ाइयों के साथ संधियों का हमने जिक्र किया है। आप लोग जितने वीडियो लेक्चर हमने इस चैप्टर के निकाले हैं, संधियों की एक लिस्ट बना दीजिएगा कि किस संधि किस युद्ध के समय हुई थी। पहली संधि, दूसरी संधि 49 के अंदर मामला समाप्त हो जाता है। दलीप सिंह जी जो राजा थे बाद में अवयस्क थे, छोटे थे, उनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर पंजाब की कहानी खत्म होती है। अंग्रेजों की एक और जो नीति थी, विलय नीति, जिसका करता धरता लॉर्ड डलहौजी था। इसने इसको प्रवर्तन में लाया था, ये इसको लागू करवाया था। इसका कार्यकाल आप याद रखें, 1848 से 56। जी हाँ दोस्तों, ये वही डलहौजी हैं जिसने 1853 के अंदर ठाणे से बंबई से ठाणे 35 किलोमीटर की रेल भारत के अंदर पहली बार चलवाई थी। डाक सेवा का विकास किया था। लेकिन यहां पर हम इसकी नीतियों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी विलय नीति के 2 पार्ट बनाए हमने। पहला गोद निषेध और दूसरा कुशासन का आरोप लगाना। ध्यान रखना, गोद निषेध में था कि यदि किसी राजा की कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है। गोद नहीं लेगा तो उसका शासन अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। कुछ उदाहरण है आपकी किताब में, आपको लिस्ट आउट करना है। कुशासन में एक ही नाम है, 1856 अवध, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया मिस एडमिनिस्ट्रेशन का।
आइए अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अंग्रेज किस तरह से प्रशासन के अंदर बदलाव करते हैं।